Assalamu alaikum, good morning, very warm welcome to Cricket and Beyond, and here we are going to discuss about the recent series of Pakistan and South Africa. कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर जी, मैं ठीक। आप सुनाएं। जी स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कोई आप करना चाह रहे थे मुझसे काफी दिनों से, लेकिन जरा टाइम की मैनेजमेंट की वजह से कोई ऐसा टाइम बन नहीं रहा था। तो सवाल थे आपके, एक दो बड़े दिनों से आप टाइम लेना चाह रहे थे मुझसे। सर सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सीरीज़ है, अब आपको पता है कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, हमारा जो मेजर टीम्स हैं, स्ट्रॉन्ग टीम जैसे न्यूजीलैंड हो गई और साउथ अफ्रीका और जैसे श्रीलंका, इनके साथ हमने होम कंडीशंस में खेलना है और अवे में हमारे ना हल्की टीम्स हैं। तो इस बार आप कैसे देखते हैं चांसेस पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में? पिछले जो 2 साल गुजरे थे, इसमें हम लोग ना अपने विनिंग फार्मूला ही तलाश करते रहे। विनिंग फार्मूला पहले ये था कि हम लोगों ने बिल्कुल रमीज भाई के दौर में टोटली बैटिंग प्रोड्यूस विकेट्स बनाई, जो हमारी माजी से कई सालों से चलती आती थी। लेकिन माजी में ना हमें एक ये एज हासिल था कि हमारे पास एक्सप्रेस पेस बॉलर थे, वसीम, वकार और उसके बाद शुएब अख्तर। तो उसमें अगर फ्लैट ट्रैक्स भी होते थे ना, तो ये अपनी पेस की वजह से, यानी पुट पिच आउट ऑफ द इक्वेशन, ये अपनी पेस की वजह से रिवर्स स्विंग जनरेट करते थे। और दूसरा ये था कि हमारे पास उस टाइम पे जरा क्वालिटी स्पिनर थे जो हमारे फास्ट बॉलर का साथ थे। एक फार्मूला आया गया इस करंट लॉट के साथ, तो शहीद और ये जो हमारे नसीब शाह थे, ये उस तरह का डिलीवर नहीं कर सके। फिर आपको याद होगा कि जब वसीम खान चेयरमैन थे, तो उस वक्त थोड़ी सी गिरासी पीछे बनाई गई थी और उसका आउटकम अच्छा आया था। तो पता नहीं क्या हुआ कि उस चीज को भी फिर बस पुश डाल दिया गया। और जो हमारी फिर उसके बाद सीरीज इंग्लैंड से हुई, आपको पता है कि हम 11 होम मैचेस हारे थे और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स बना के, जिससे ना स्पिन होता था और ना फास्ट बॉलरों को मदद मिलती थी। तो उसका भी कोई अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं निकल सका। और फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग पीछे बनाई गई, वो 2 टेस्ट मैच हम बांग्लादेश से भी होम में हार गए। तो फिर अब जो ये आकिब जावेद साहब स्ट्रेटेजी लेकर आए कि टोटली सैन को लाकर और पिच को बिल्कुल ड्राई करके और जो है ना वो स्पिन पीछे बनाया जाए, और उससे भी कोई रिजल्ट ये हुआ है कि हमने कुछ टेस्ट मैच एटलीस्ट जीतना शुरू किए। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये वाली जो ऑप्शन है, इसमें फिर जो हम कहते हैं ना कि बाबर को वापस लाओ या रिजवान को वापस लाओ, इस पे आप बड़े रन नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप ऐसी टर्निंग पिच के ऊपर जो है वो, अगर आप कहें कि कोई आपका बैट्समैन 150 करेगा, 200 करेगा, ये वाली चीज भी आपको नहीं मिलनी। ठीक। और दूसरी चीज़ सर, अब मेरा ना आपसे मेन सवाल दूसरा ये है कि जैसे आपने देखा, अब हम तो स्पिनिंग ट्रैक से जीत रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, जो हमारा मेन टारगेट है वो है फाइनल खेलना और ये टाइटल जीतना। अब आपको पता है फाइनल होना है इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पिच प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होनी, तो वहाँ हमने सारी मैच जीतना है सेमी कंडीशंस के साथ। जब हम यहाँ फास्ट बॉलर्स को थ्रू आउट दी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वो मौका नहीं फराहम करेंगे या वो उन्हें एक्सपोजर ही नहीं देंगे, तो फाइनल में जाकर कहीं हम एक्सपोज तो नहीं होंगे या हमारी वो स्ट्रेटजी उस तरह काम नहीं करेगी। क्योंकि थ्रू आउट द टेस्ट चैम्पियनशिप आपने खेला उस तरह स्पिन ट्रैक से फंसाया, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी फाइनल में जाकर बिल्कुल चेंज करनी पड़ जाएगी एट द मोमेंट। तो उस पर आपका क्या सोचते हैं? नहीं, ये बड़ा आपका सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना मैं आप देखो, हम वही बात करेंगे जो हमारे प्लेयर्स और मैनेजमेंट सोच रहे हैं। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी शान मसूद की भी, और उसके अंदर उसका ये था कि जो दुनिया की सारी टीमें हैं ना, वो कम से कम अपने होम में जीत रही है। यानी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको होम और अवे खेलना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट पहले हम अपने होम में तो जीते। तो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें विनिंग फार्मूला जो हमने जनरेट किया, वो ये है कि 20 विकेट्स लेनी है हमने। तो वो 20 विकेट्स हमें मिली है, जो हमारा मौसम है, जिस तरीके की हमारी कंडीशन है, तो उस हिसाब से हम वो 20 विकेट स्पिनर्स के थ्रू ले सकते हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि आपने ये देखा है कि जो ये टेस्ट मैच खेला गया, इसमें हमने फास्ट बॉलरों को बिल्कुल निगेट नहीं। जो करंट टेस्ट मैच आज शुरू हुआ है गद्दाफी स्टेडियम में, इसमें हमने फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल साइड लाइन नहीं लगाया, और इसके अंदर हमने 2 फास्ट बॉलर शामिल किए हैं, और जो मेरा ख्याल से अच्छा डिसीजन है। और ये डोमेस्टिक का भी दोनों बॉलर हसन अली भी ये तजर्बा रखते हैं और रिवर्स स्विंग कर सकते हैं ये। तो उसमें फिर यही होगा कि अगर आप इंग्लैंड में भी खेल रहे हो ना, इंग्लैंड में भी, तो फिर आप कम से कम एक स्पिनर को खिला सकते हैं। यानी अगर आप, जैसे आप कहते हैं, अगर ये टीम वहां तक पहुंचती है फाइनल तक, पहले तो इनको ये है कि ये
इनको ये रखना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, सीरीज बाय सीरीज प्लानिंग करें। और देखो, अगर आप सबसे बॉटम में आए, मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान फाइनल खेले, लेकिन अगर इस दफा ये टॉप 3 में भी फिनिश करते हैं, लास्ट में फिनिश करने के बाद अगर आप 3 में भी करते हैं, तो जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो वो भी एक अचीवमेंट होगी। जी सर। तो इसके लिए ये कि कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलनी होगी। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि आपने देखा कि T20 जो हमारा T20 की फ्यूचर प्लानिंग है उसमें हमने बाबर रिजवान को टोटली हमने आउट ऑफ द अपने विजन से बाहर कर दिया। अब टेस्ट में वो हमारे दोनों बैकबोन है और वो वापसी आ गए, अलबत्ता बाबर की उस तरह की फॉर्म नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो रिजवान है, रिजवान इस फॉर्मेट के लिए काफ़ी अच्छा है, तो उनकी वापसी इंक्लूजन को आप किस तरह देखते हैं? अब स्क्वाड के अंदर 2 सीनियर प्लेयर्स का वापसी आना और स्पेशली जब टेस्ट चैंपियनशिप है आपकी। ये बहुत बड़ा, अब्दुर्रहमान, आपका बहुत बड़ा एक मतलब सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। देखें, एक चीज से तो इनकार मुमकिन नहीं है, कई सालों बाद हमने एक बहुत अच्छी लेवल बैट्समैन प्रोड्यूस किया है। मतलब बहुत सारे लोग शायद हो सकता है इसको देखने के बाद इस चीज को क्रिटिसाइज भी करें, मैं यार वेलकम टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, लेकिन इस चीज से डिनाई नहीं है। मैं एक बात समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियंस है ना, ऑस्ट्रेलियंस वो किसी की तारीफ, क्रिकेट के बारे में किसी की तारीफ करने में बहुत कंजूस होते हैं, बड़े माइजर होते हैं। तो ये बड़े सालों बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्निशन मिल रही है। इवन MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के म्यूजियम में बाबर आजम का बैट रखा गया, और अभी आप बिग बैश में भी देखते हैं कि उसका एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लीग्स वगैरह में, तो आप एक्चुअल मालियत तो बता सकते कि क्या होगी इसकी, लेकिन मैं मतलब एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका। तो मतलब अगर मैं इस बात का ये आंसर करूं कि देखें, टेस्ट टीम में और वनडे के फॉर्मेट में तो ये दोनों ऑटोमेटिक चॉइस है, और थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, और खाम खा देखिए हर प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा वक्त आता है। मेन मसला ये है कि बाबर आजम को ना उसके अराउंड सपोर्ट नहीं मिलती। अब देखें, आज बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया शान मसूद ने, इमाम ने, तो अब उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसने साउथ अफ्रीका में भी कोई बुरी टेस्ट सीरीज नहीं खेली, अगर चाहे उससे 100 नहीं हुआ, लेकिन ही वाज वेरी नियर टू स्कोर 100 इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस, और वनडे में भी वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है। तो उन दोनों के लिए हमेशा से ही ये भी है। और जो जिस तरीके से एशिया कप में हमारी बैटिंग लाइन एक्सपोज हुई है, मैं कहूँगा वो इससे ये जाहिर हुआ है कि हमारे पास इनका फिलहाल मुतबादिल ना सिर्फ इवन के T20 के अंदर मौजूद ही नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में इनका मुतबादिल नहीं है। और जहां तक बात रिजवान की है, रिजवान देखें एशिया कप से फिर भी ड्रॉप नहीं होता था। उसकी प्राइमरी जो जॉब है वो विकेट कीपिंग है। क्या आपके पास उससे बेहतर विकेट कीपर मौजूद है? नहीं है। जिस तरीके से मतलब आप रन आउट, चले आप फाइनल को छोड़े, आप ट्राई सीरीज से देख लें जिस तरीके से बाय के चौके मिस हुए, और जिस तरीके से उस बच्चे का, मोहम्मद हारिस का, वो मुझे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं लगता है। जिस तरीके से उसका कैजुअल अप्रोच है अपनी कीपिंग में भी और अपनी बैटिंग को लेकर भी, तो रिजवान की अगर एज ए बैट्समैन एशिया कप में जगह नहीं थी, तो एज ए कीपर जरूर जगह थी। और जहां जहां पर इंडिया अगर अपने स्ट्राइक प्लेयर लेकर आता है, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्लेयरों को ग्रूम किया। ठीक है, हमें नहीं लग रहा कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनकी टीम को महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कोई थोड़ी सी भी क्रिकेट की समझ बोझ रखता है, तो वो ये कह रहा था कि ये बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला गलत है। इवन दुबई के मैंने जो इंडिया के फैंस थे जो ग्राउंड से बाहर आ रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि यार आप, ठीक है हम लोग जीत गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता है, लेकिन आप लोगों के पास जब मुतबादिल नहीं थे तो आपको लेकर आना चाहिए था रिजवान और बाबर आजम। तो आई होप कि इंशाल्लाह वो बड़े प्लेयर है और अपने एक्सपीरियंस से वो इस सीरीज में जरूर रन्स करें। You have asked a lot of questions from me, and now I want to ask you a couple of questions because you have a very close eye on international cricket. Yes, sir. Right now, and also the leagues around the world. जी. So मैं आपसे सिर्फ ये सवाल एक करना आपसे चाह रहा था कि ये जो बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिग बैश में, और PCB जो है वो NOC जारी नहीं कर रहा प्लेयर्स को, आपके ख्याल में ये उनका सही डिसीजन है या उनको NOC जारी कर देनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि काफ़ी अरसे बाद कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि बिग बैश में गया, जिसकी इतनी हाइप बनी हुई है,
एक आपको पता होगा कि रिसेंट हिस्ट्री में हमारे राणा नवीदुल हसन होते थे, जो कि उस टीम में से होते थे जो खेलते थे बिग बैश, तो उनकी हाइप होती। उसके बाद हमने नहीं देखा कि हमारे जितने भी ये क्रिकेटर्स गए खेलने, हारिस राव की एक हाइप बनी, लेकिन अब इतनी बड़ी हाइप आपने देखा है कि दोबारा किसी क्रिकेटर की वहाँ दोबारा हाइप नहीं आई जो बाबर आजम को हाइप पे है। स्पेशली आपने देखा होगा जितने भी पाकिस्तानी ये प्रीमियम प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शहीन हो गया, शदाब, हारिस हो, बिग बैश ने स्पेशली जब बाबर को इन्होंने कैटेगरी में लिया है, उसमें प्लाटिनियम में जो इनकी जो सबसे पिक होती है बिग वाली कैटेगरी, उसमें बाबर को लिया। और हालांकि उसमें मनरो को भी लिया गया था और एक दो और प्लेयर्स भी थे, तो उसके अंदर इन्होंने उन लोगों की पोस्ट नहीं लगाई, इन्होंने सिर्फ बाबर की लगाई। और उन्हें पता है ये कितना बड़ा की प्लेयर है, अगर हम इसे टारगेट करेंगे तो सिर्फ ना ही हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस होगी, हमारे पास एशियन ऑडियंस भी आ जाएगी जो कि बिग बैश को इतना फॉलो नहीं करते। तो इन्होंने इसलिए एक अपनी मार्केट फैलाने के लिए बाबर आजम को आई किया, क्योंकि इनको आइडिया था कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि जब हम उसे टारगेट करेंगे तो हमारी व्यूअरशिप और बिग बैश का लेवल ऊपर चला जाएगा। और ये काफ़ी आईपीएल और पीएसएल के पहले भी काफ़ी क्लोज कंपटीशन देते हैं, तो ये काफ़ी लीग्स को बीट करने लग जाएंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, हर दूसरा मुल्क अपने लीग क्रिकेट करवा रहा है और उसमें पैसा बहुत है। जब आप बड़े प्लेयर्स को पिक करेंगे और बाबर की फ़ैन फॉलोइंग, अब आप बैठे हैं पाकिस्तानी, मैं भी हूँ और हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, अब रात को भी मैच होगा या सुबह 6 बजे भी होगा बिग बैश का, हम सारे उठ के देखेंगे। यही चीज़ उन्हें पता है कि इतना बड़ा प्लेयर है। और रही बात पीसीबी की, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि आपने कहा, वो कंजूस हैं तारीफ करने में, अगर वो इतनी हाइप आप एक प्लेयर की क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे आप ना अपनी बदनामी भी करते हैं, प्लेयर्स की भी करते हैं। अगली बार बाबर या कोई हमारा बड़ा प्लेयर जाएगा उस लीग या ड्राफ्ट में, तो वो उसे पिक नहीं करेंगे, उनके माइंड में एक हिंड्रेंस होगी कि क्या पता इनको पीसीबी दोबारा एनओसी ना जारी करे, तो फिर हमारे प्लेयर की भी बदनामी होती है, हमारे प्लेयर की बदनामी होती है कि जैसे हमारे नेबर्स हैं इंडियंस और ये इर्द गिर्द वाले, ये फिर सारे कहेंगे कि बाबर गया, देखें उसे सोल्ड, वो पिक नहीं हुआ, अनसोल्ड आ गया। और ऐसे थी 100 लीग में भी बाबर अनसोल्ड आया था, क्योंकि ये इंग्लैंड में अपने प्लेयर्स भेजते थे और जब वो ड्राफ्ट में पिक होते थे एनओसी कैंसिल कर देते थे। तो पीसीबी को इस चीज़ में ना सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करके पीसीबी अपने प्लेयर्स को अनसोल्ड करना ऐसी बनानी चाहिए तो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इन क्रिकेट बोर्ड्स को हम नाराज करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर है वो हमसे खुश नहीं होंगे, और फिर जाहिर है आप गिव एंड टेक पे ही लेते हैं ना, वो भी फिर अपने पीएसएल जो पीएसएल हमारी होगी उसमें वो अपने प्लेयर्स को भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी बात से मैंने चीज जनरेट की है वो ये है कि कोई एक अच्छी इनको एक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सर, एक